सच बताइए, क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि हर साल हजारों टैलेंटेड टीचिंग एस्पिरेंट्स बहुत ही आसान मार्क्स सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो मिलते जुलते नामों वाली लर्निंग डिसेबिलिटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक होने वाले हैं। आज हम हर एक डिसेबिलिटी को डिकोड करेंगे, एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि एग्जाम में आपका एक भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम डिसेबिलिटी के असली मतलब से शुरुआत करेंगे, इसके मेन टाइप्स और सिम्टम्स देखेंगे, फिर ऑटिज्म, एडीएचडी और स्पीच से जुड़े मुद्दों को समझेंगे। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल डिस्कस करेंगे और हाँ, लास्ट में थ्योरी को अप्लाई करने के लिए पीवाईक्यूज का एक क्विक मॉक टेस्ट भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। लर्निंग डिसेबिलिटी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दुनिया को प्रोसेस करने का, उसे समझने और उससे इंटरैक्ट करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। इस नज़रिए को समझने के लिए शब्दों में आए इस बहुत ही पावरफुल बदलाव को देखिए। पहले हम विकलांग शब्द यूज करते थे, राइट? इस शब्द का पूरा फोकस उस क्षमता पर था जो व्यक्ति में नहीं है। लेकिन साल 2015 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द इंट्रोड्यूस किया। दिव्यांग यानी दिव्य अंग। मतलब अगर किसी के पास कोई एक नॉर्मल एबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली उसके पास कोई दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ईश्वरीय शक्ति जरूर होगी। सोचिए, ये कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मेजर टाइप्स और उनके सिम्टम्स। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और एग्जाम्स में ये बहुत काम आती है। इन डिसेबिलिटीज का किसी भी बच्चे के आईक्यू लेवल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक गिफ्टेड बच्चा भी इन्हें फेस कर सकता है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। सारा मैजिक इन रूट वर्ड्स यानी मूल शब्दों में छिपा है। देखिए, लेक्सिया का कनेक्शन पढ़ने और पहचानने से है, तो डिसलेक्सिया रीडिंग से जुड़ गया। ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना या लिखना, तो डिसग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम हो गई। और कैलकुलिया तो नाम से ही कैलकुलेशन यानी मैथ्स की तरफ इशारा कर रहा है ना? एकदम सिंपल। आइए अब डिसलेक्सिया की डिटेल में चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा लिखे हुए शब्दों को पहचानने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसे लेटर्स के बीच भारी विजुअल कन्फ्यूजन होता है, जैसे बी और डी एकदम एक जैसे लगते हैं, या नंबर्स में 16 और 61 में फ़र्क नहीं समझ आता। ऐसे बच्चों को पढ़ाते टाइम ना एक एजुकेटर के तौर पर असीम धैर्य की ज़रूरत होती है। और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा, अगर पढ़ने की क्षमता पूरी तरह से गायब हो जाए तो उसे एलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये लिखने से जुड़ा है। इसमें असमान स्पेसिंग होती है, अक्षरों की बनावट खराब होती है और बच्चा बार बार इरेज करता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसे आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उन्हें वो कागज पर सही से उतार नहीं पाता। इस फ्रस्ट्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट रिटन ग्रेडिंग के बजाय एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए या फिर ओरल टेस्ट्स के जरिए उनका असेसमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की। इसे आप एक तरह का माइंड बॉडी डिस्कनेक्ट कह सकते हैं। इसमें बच्चे की मांसपेशियां एकदम नॉर्मल और हेल्दी होती हैं। बच्चा देखने में बिल्कुल फिट लगेगा। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब दिमाग के सिग्नल शारीरिक हरकतों के साथ सिंक नहीं कर पाते। मतलब दिमाग ने कमांड दी पर हाथ या जीभ टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये मूवमेंट से जुड़ा यानी मोटर डिस्प्रेक्सिया हो सकता है, या फिर उच्चारण से जुड़ा वर्बल डिस्प्रेक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। यहाँ हम ऑटिज्म, एडीएचडी और स्पीच से जुड़े बिहेवियरल और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पर फोकस करेंगे, जो अक्सर क्लासरूम एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। ये कंपैरिजन बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि कैसे एक ही प्रॉब्लम के 2 अलग-अलग लेवल्स हो सकते हैं। डिस्फेजिया एक पार्शियल यानी आंशिक विकार है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में अटकता है, हकलाता है या झिझकता है। दूसरी तरफ अफेजिया 100% लैंग्वेज लॉस है। ये अक्सर किसी ब्रेन इंजरी की वजह से होता है, जहां व्यक्ति ना तो कुछ समझ पाता है और ना ही बोल पाता है। अब आते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी पर। ये ऑटो शब्द से निकला है, जिसका मतलब है सेल्फ यानी स्वयं। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा सोशली कट ऑफ रहता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और एक ही काम को बार बार रिपीट करता है, तो ये एएसडी के लक्षण हैं। ऐसे बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि वो अक्सर अपनी ही एक अलग आइसोलेटेड दुनिया में पूरी तरह से खोए रहते हैं। और एडीएचडी
यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये हाइपर एक्टिविटी की एक्सट्रीम स्टेज है। इसमें फोकस एक जगह टिक ही नहीं पाता। बच्चा बहुत इम्पल्सिव होता है, हमेशा एक जल्दबाजी या हड़बड़ी में रहता है। सोचिए, उनका दिमाग एक ही टाइम पर दर्जनों अलग अलग कामों के बीच जंप कर रहा होता है। ऐसे में उनके लिए एक जगह चुपचाप बैठना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर इन सब चैलेंजेस का पेडागोजिकल सॉल्यूशन क्या है? यही हम सेक्शन 4 में देखेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का रोल। और ध्यान रहे, RPWD एक्ट 2016 के तहत क्लासरूम डाइवर्सिटी को मैनेज करना हमारा लीगल और मॉरल दोनों तरह का दायित्व है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। समानता यानी इक्वालिटी, इसका मतलब है हर स्टूडेंट को बिल्कुल एक जैसी चीज़ें देना। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन हमसे समता यानी इक्विटी की डिमांड करती है। इक्विटी का मतलब है इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से स्पेसिफिक रिसोर्सेज देना। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही क्लास का अरेंजमेंट करना, दैट्स इक्विटी। बिल्कुल इसी तरह सहानुभूति यानी सिंपैथी और समानुभूति यानी एम्पैथी का फर्क भी समझ लीजिए। सिंपैथी का मतलब है बस दूर से किसी की परेशानी देखकर दया फील करना, लेकिन एम्पैथी का मतलब है स्टूडेंट की जगह खुद को रखकर उसकी फीलिंग्स को गहराई से समझना। और सच मानिए, सिर्फ एम्पैथी ही एक रियल सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव क्लासरूम बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब डेवलप कैसे होता है। लेव वाइगोत्स्की ने स्पीच के 3 स्टेजेस बताए हैं। पहला सोशल स्पीच, जो दूसरों से इंटरैक्ट करने के लिए है। दूसरा प्राइवेट स्पीच, जहां बच्चा खुद को रेगुलेट करने और सही डायरेक्शन देने के लिए जोर जोर से खुद से बातें करता है। वाइगोत्स्की इसे एक कमाल का सेल्फ रेगुलेटरी टूल मानते थे, जो कि पियाजे के व्यू से बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि पियाजे से सिर्फ ईगोसेंट्रिज्म मानते थे। और तीसरा है इनर स्पीच, जो कि साइलेंट और इंटरनलाइज थिंकिंग है। और अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। बच्चे को मत बदलो, सिस्टम को बदलो। एक एजुकेटर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम माहौल और पढ़ाने के तरीकों को बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करें। कभी भी किसी भी बच्चे को एक ऐसे सिस्टम में फिट होने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए जो उसकी नीड्स को ही पूरा ना करता हो। ओके, फाइनली सेक्शन 5। अब टाइम है एक हाई एनर्जी सेशन का, जहां हम इन सारी थियरीज को असली एग्जाम्स के PYQs पर अप्लाई करेंगे। रेडी? तो ये रहा हमारा पहला मॉक क्वेश्चन। एक बच्चा लगातार लिखने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसे अक्षर बनाने में दिक्कत हो रही है और वो सही स्पेसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो ये किस चीज का इंडिकेशन है? जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, लिखने की प्रॉब्लम के लिए हमने कौन सा रूट वर्ड डिस्कस किया था? बिल्कुल सही गेस किया। करेक्ट आंसर है डिस्ग्राफिया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में लिखने या राइटिंग से जुड़ी कोई बात आए तो रूट वर्ड ग्राफ सीधे आपको सही जवाब तक पहुंचा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज पर है। डिसकैल्कुलिया से जूझ रहे स्टूडेंट के लिए सही इंक्लूसिव अप्रोच क्या होगी? ऑप्शन ए, एकदम स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स लगा देना, या ऑप्शन बी, एक विजुअल कैलकुलेटर और मैथ ऐप्स प्रोवाइड करना। याद है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स हमेशा नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो सही जवाब है एक विजुअल कैलकुलेटर और मैथ ऐप्स प्रोवाइड करना, क्योंकि ट्रू इक्विटी का मतलब ही यही है कि हम सही टूल्स प्रोवाइड करें, ना कि किसी बच्चे को एक फिक्स्ड टाइमलाइन में जबरदस्ती काम करने के लिए प्रेशराइज करें। चलिए एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी देख लेते हैं। राजन हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वो दूसरों से आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और पूरा दिन अकेले एक पंख के साथ खेलता रहता है। उसका ये बिहेवियर किस डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है? सोचिए, ये सोशल विड्रॉल के एक्सट्रीम सिम्टम्स कहाँ देखे थे हमने? इसका सही जवाब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD। ऐसे बच्चों के लिए कम्युनिकेशन और सोशल इंटरैक्शन ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या हमारे क्लासरूम्स सिर्फ रटी रटाई बातों का टेस्ट लेने के लिए बने हैं, या फिर उन्हें इन अलग अलग और डाइवर्स माइंड्स को अडेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में एकदम हेल्पफुल रही होगी। सीखते रहिए,